सरकार से 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी मांग रहे कि माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाए और उसमें पूरे देश की जितने भी जत्थेबंदी हैं, कमेटियां हैं, यूनियन है, चाहे वो हमारे विरोधी भी हैं जो जत्थेबंदियां या रिटायर्ड ऑफिसर लॉबी है, वो भी अपना पक्ष रखें उसमें। और वो जो कमेटी वो मतलब हमारे ऊपर जो समात्मक है या मतलब कोई भी दया दिखा के कि ऐसा फैसला ना करे, बिल्कुल जो दूध का दूध है, पानी का पानी की रिपोर्ट दे 3 महीने के अंदर दे। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हो CCN न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर के प्रांगण के अंदर मौजूद हूँ। कपिल फौजी जी मेरे साथ मौजूद हैं और जिन्हें आप लगातार जब से जंतर मंतर के अंदर पूर्व सैनिकों ने धरना लगाया तब से कमान संभाले हुए हैं और कुछ तीखे सवालों के साथ प्रहार करेंगे। वो सच सामने लाने का प्रयास करूंगा मैं कि जो लोग जानना चाहते हैं इस समय। सबसे पहले कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद CCN न्यूज चैनल को, क्योंकि आप लोगों ने पहले दिन से इस आंदोलन की ताकत बने हो। और मैं आपको बधाई भी देता हूं कि 3 अप्रैल, 30 अप्रैल और 30 मई की कॉल पूरे भारतवर्ष में गई और गांव लेवल पर जो हमारा पहुंचाने का प्रयास था वो गांव लेवल तक गया। बहुत सारे विरोध भी हुआ कि जब हम कलेक्टर को दे चुके हैं, सांसद को दे चुके हैं, तो अब तहसीलदार का क्या। वो विरोध किसने किया? हमारे ही भाई है। कोई विरोध करने वाले कोई दूसरी जगह से तो नहीं आएंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि गांव लेवल तक ये कॉल है। बात मांग पत्र को तहसीलदार की देने की नहीं थी, बात थी कि जो गांव में बैठे हैं उन सैनिकों को सड़क पे लेके आना है। एक वो आपने सुना ना, JP प्रकाश नारायण जी ने क्या बोला था, जब ये सड़कें खाली हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, मतलब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो वो चीज़ें ज़रूरी है कि संख्या बल और पूरे सैनिकों को बाहर निकालना और उनकी मांगों को समझाना, उनकी जायज़ हकों को समझाना और गांव लेवल तक जाना। इसके लिए धन्यवाद। ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो देखा था आपका जिसके अंदर आपने लिखा था कि खुशखबरी लिखी थी और सैनिक भाइयों के लिए कि क्या नाम है, मोदी जी के सांसद ने माना कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है। वो पूरा मसला क्या था, किस तरह से वो बात कही है? ये तो सर पूरे देश के सैनिक भाई बता सकते हैं जो किसी भी सांसद से मिला और उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन कि जिसके ऊपर ये सरकार आई। आज आप सिविल में भी जाके पूछोगे, आपसे मैं पूछता हूँ, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि माननीय BJP पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेने वाले कौन है, तो सब कहेंगे कि फौजी लेने वाले। ये एक्चुअली ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 15 सितंबर 2013 की एक रेवाड़ी रैली हुई थी और रेवाड़ी रैली में उस समय हमारे माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री उस रैली में प्रधानमंत्री के दावेदार बनाए गए फौजियों की रैली में और 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर। पर देखो सरकार ने पैसा भी दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। 42,000 करोड़ एक बार दिया, अभी बढ़कर वो सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में 23,000 करोड़ की घोषणा की, 28,000 करोड़ रुपया हो गया। और अभी 2-3 दिन पहले अजमेर में एक रैली हुई है जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि 65,000 करोड़ रुपया सैनिकों को दिया। यहीं पर ये टेक्निकल पॉइंट आता है कि 65,000 करोड़ रुपया सैनिकों के पास में कितने परसेंट गया, जबकि वो 97% है, तो उनके पास में नहीं गया। अभी सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में देखो कि जो छोटे रैंक के सैनिक हैं, जो कम उम्र में जो पेंशन आ जाते हैं, वो तो बाहर चले गए इस 1 रैंक 1 पेंशन से। GSOज रैंक जो सेकंड कमांड बोली जाती है, रीढ़ की हड्डी, वो भी बाहर चले गई। जो 1-2 साल की नौकरी में जो शहीद हुए हैं और जिन माता बहनों ने अपना स्वाग दिया इस देश के लिए, उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं है पेंशन में। डिसेबल सोल्जर हैं जो 10-11 साल की सर्विस में के किसी भी तरह से दिव्यांग हो गए, उनकी पेंशन में 32 रुपये की बढ़ोतरी है। कितना बड़ा मजाक किया गया है। 28,000 करोड़ रुपया देने के बाद में भी हमारे पास में पैसा नहीं आया, जबकि कोश्यारी कमेटी सीधे बोलती है कि कम उम्र में रिटायरमेंट आने वाले जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन। हाँ, तो वही चीजें हैं भी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं वही चीज जो हम बोल रहे हैं ना कि माननीय प्रधानमंत्री बोल तो ठीक रहे हैं 65,000 करोड़ रुपया दिया, पर दिया किसको? हम भी यही चीजें पूछ रहे हैं और इसी के लिए हम माननीय सरकार से 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी मांग रहे कि माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाए और उसमें पूरे देश की जितने भी जत्थेबंदी हैं, कमेटियां हैं, यूनियन है, चाहे वो हमारे विरोधी भी हैं जो जत्थेबंदियां या रिटायर्ड ऑफिसर लॉबी है, वो भी अपना पक्ष रखें उसमें। और वो जो कमेटी वो मतलब हमारे ऊपर जो समात्मक है या मतलब कोई भी दया दिखा के कि ऐसा फैसला ना करे, बिल्कुल जो दूध का दूध है, पानी का पानी की रिपोर्ट दे 3 महीने के अंदर दे। मतलब कोई भी
हमारे ऊपर, हाँ मतलब हमारे ऊपर दया दिखा के उसकी कमेटी की रिपोर्ट ना दी। अगर हम गलत हैं, हमारी मांगे गलत हैं, तो सरकार को दे, बोले कि वो सरकार को इनकी मांगे गलत। अगर हमारी मांगे ठीक हैं तो कमेटी वो रिपोर्ट दे। अभी मुझे पता लगा था आप लोग संसद का भी घेराव करने की बात कुछ चल रही थी, अगर आप बात नहीं मानी जाएंगी तो। देखो सर, ये तो फेडरेशन के दे सकती इसका जवाब तो, पर जो मैं एक फेडरेशन में नहीं, मैं एक तो एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ इस धरने का, और मेरा भाई जब नहीं माननी जाएंगे तो कोई ना कोई कठोर फैसला लिया जाएगा। अभी 70 आएगा अगले महीने में, तो वो तो फेडरेशन करेगी, पूरे देश की है, क्योंकि फेडरेशन के अंदर कोई प्रधान, कोई उप प्रधान या जनरल सेक्रेटरी भी के अंदर भी न तो इतनी शक्तियां हैं, न ही उनके अंदर इतनी पावर है कि वो अकेले इसकी घोषणा कर दे। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक है। इसका जो संविधान है फेडरेशन का, वो बहुमत के आधार पे है। जब बड़ी मीटिंग होगी, जब जितने भी समर्थन दिया है, जितनी भी संस्थाओं ने दिया है, जिनके 2-2 बंदे इस फेडरेशन के अंदर हैं, तो बहुमत के आधार पे फैसला होगा। क्या सख्त कदम उठाया जाए या धरना आगे चला जाए, तो वो बहुमत के आधार पे। उसमें मैं उसके लिए नहीं कह सकता कि हाँ, मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए कह सकता हूँ कि जो मेरे विचार है कि सख्त भी कदम हो सकते हैं, क्योंकि अगले महीने में 70 है, तो सख्त कदम भी हो सकते हैं। सख्त कदम में हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि संसद पे हाँ, भी हो सकते हैं। क्यों, फेडरेशन जब इसका घोषणा करेगी तो बिल्कुल होंगे। जैसे मान लो संसद भवन के मार्च की तरफ हम चले, क्योंकि लोकतंत्र में अगर हमारा लास्ट कोई सीढ़ी है तो वो माननीय राष्ट्रपति, और माननीय राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के भी सेनापति, और रिटायर्ड जो सेनाओं के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी माननीय राष्ट्रपति, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के भी जो अध्यक्ष हैं वो भी माननीय राष्ट्रपति। तो उनके पास में अपनी बात ले जाने का हमारे को अधिकार है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया। जब कोई हमारी बात ही नहीं सुनता है तो आपके पास में रह क्या जाएगा। तो ये आप लोग, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, आम आदमी का जो समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो आम आदमी के लिए खड़े होते हैं, पूरे देश के लिए खड़े होते हैं बॉर्डर के ऊपर, और जब आपके साथ विसंगति हो रही है तब आम आदमी का सहयोग नहीं आपके साथ। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो हमारा सैनिक समाज है ना, वो बहुत बड़ा है। 28 लाख से ज़्यादा सैनिक समाज है, और 5 करोड़ से ज़्यादा इनकी वोट है, इनके परिवारों को 140 सांसद सीटों को हम सीधा प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने अपने जो समाज को है ना, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए हाँ, इसीलिए निचले लेवल तक ये कॉल करी जा रही है कि सड़क तक आए हमारे जो सैनिक है। अभी आम आदमी का चलो हम समर्थन ले लेते हैं और हम घर पे बैठ जाते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। पहले तो हमने खुद न खड़ा होना पड़ेगा। और जब बॉर्डर के ऊपर जब गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं, तब तो आम आदमी नहीं, तब तो वहाँ सैनिक ही लगाते। तो ये सैनिकों की है, मैं तो जहाँ तक मानूंगा कि ये सैनिकों का संघर्ष है, और इसको गैर राजनीतिक तरीके से लेके जाने में ही फायदा। अगर हम किसी, मान लो बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी विपक्ष पार्टियाँ हैं, कि हमने मान लो किसी संगठनों का ले लिया, हाँ वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं समर्थन, कोई बात नहीं, पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको किसी भी तरह से माइक ना छुआ जाए। अगर वो माइक पे आएंगे या वो हमारे को समर्थन देंगे, जैसे बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां, तो सर जैसे पहलवानों का धरना चला गया, वैसे हमारा एक आध कोई नाम बताना विपक्ष की पार्टी का। बहुत सारे ऐसे तो एक आध कोई 2 नाम जो आपको लगता है कि मंच खराब करते हैं। नहीं, मंच खराब नहीं करते सर। बात यह है कि उसके पीछे ये आ जाएगा कि जो सैनिकों का धरना है, इसके पीछे विपक्ष पार्टी है, मान लो भाई कांग्रेस है या अकाली दल है, या भाई हाँ कोई भी राजनीतिक पार्टी, हाँ या मायावती जी की कोई पार्टी है, अखिलेश की कोई पार्टी है, या तमिलनाडु से कोई पार्टी है, केरला से कोई पार्टी है, ममता बनर्जी है। तो अगर वो आते हैं माइक पे तो एक सीधा आ जाता है जो खूबिया विभाग की रिपोर्ट है कि इनके पीछे है भाई कोई ना कोई राजनीतिक दल, इनको फंडिंग करवा रहे होंगे, ये करवा रहे होंगे। तो अपना धरना है, हमने सरकार से लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 75 सालों में खड़े हुए, तो बात यह है कि सरकार की जो आंखें बंद हैं, सरकार को यही नहीं मालूम कि इस देश के अंदर 97% जवान जैसे हो जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं और दुश्मन की पहली गोली अपने सीने में लेते हैं। तो हमारा एक तरह से रजिस्टर के अंदर से नाम कटा हुआ, और हम अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, हाजिरी देना चाहते हैं सरकार को कि 5 करोड़ वोट हमारी हैं, पर हमारी वोटों का कोई और ही ठेकेदार था, और ही बंद कमरों के अंदर मीटिंग करके हमारी भीड़ को, संख्या बल को बाहर दिखा देता था। तो उस संख्या बल की चुनौती को आज हम दिखा रहे। तो सरकार को इतना तो सर आपने देखना पड़ेगा लोकतंत्र में कि थोड़ा समय तो है, क्योंकि बीमारी भी बहुत पुरानी है। ठीक है, अभी आप लोग बता रहे हो कि यहाँ पर हम लोगों का पूर्व सैनिकों का धरना किसी एक विशेष का नहीं है। यहाँ पर गुट भी बने थे, पहलवान जी अलग हो गए। उस दिन वो पहलवान जी और रामवीर, क्या नाम है उनका, जो वीर सिंह जी चौहान जी, वो भी झड़प कर रहे थे। सुखदेव जी तो बड़े पुराने थे आपके साथ, वो भी नज़र नहीं आते।
देखो सर, वो तो देखो, सुखदेव जी का वैसे भी थोड़ी घरेलू प्रॉब्लम है उनके बच्चों की, उन चीज़ों की, वो हमेशा हमारे साथ में, थोड़ा है टेंशन भी है। और उनको जो पंजाब वाले सैनिक हैं उनको थोड़े समय के लिए जो टेंशन है उसके लिए रेस्ट दिया हुआ। कभी ऐसा तो नहीं कि आप उनके भीतर भी कोई आपस में मनमुटाव चल? नहीं नहीं, मेरा किसी के साथ में मनमुटाव नहीं है। अगर उसकी जो बात है वो तो पंजाब के सैनिक बता सकते हैं। रह गई आपने दूसरे किसी व्यक्ति का नाम ले, सुखदेव की बात करूँ अभी, हाँ। उनके बीच में कंफर्म है कि उनको और आप आपस में कोई मनमुटाव नहीं है? मेरी तरफ से कोई मनमुटाव नहीं है। मेरे तरफ से, मेरे तो वैसे भी किसी के साथ में मनमुटाव नहीं। मेरा मनमुटाव वहाँ रहता है किसी के साथ में कि जहाँ पर राजनीतिक व्यक्ति अपने हित साथी का सवाल पहलवान जी के लिए आपने बोला था कि भाई उनको यहाँ पे मंच पे नहीं आने दूंगा मैं बिल्कुल भी, उस दिन भी बात आपने ये हमने, कहा। हाँ देखो, हमने हर व्यक्ति को पहले समझाया, उनके फोटो वायरल हुए, खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी, आते ही किसी माननीय प्रधानमंत्री को नाम लेके मोदी जी को ये कर देंगे 2024 में, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने बहुत कोशिश की। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जब उत्तराखंड का जब वो समय चल रहा था, उन्होंने खुद घोषणा कर दी कि 10 तारीख से दिल्ली इसको लेके चलेगी। तो उसी समय यही बात हुई थी कि आपने किससे पूछ के ये घोषणा की। तो बस उसी बात पे कि भाई आप ये ऐसा नहीं करोगे, आप खुद राजनीतिक है। तो उनका जवाब ये था कि 10 दिन जब दिल्ली चलाएगी तो हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को उतारेंगे, वो हमारी जिम्मेवारी। ऐसा नहीं, ये जो धरना है ये अकेले ना तो कपिल का है, ना अर्जुन सिंह राठौड़ का है, ना सबका कमेटी का है, ये 28 लाख पूर्व सैनिकों का। और इतना अधिकार है 28 लाख पूर्व सैनिकों का कि अगर कपिल उसके अंदर गलत है इस धरने को तोड़ने की, या इस धरने में किसी भी तरह से कोई राजनीति घुसाना चाहता है, तो इतना अधिकार है कि कपिल को उसी समय बाहर कर दिया जाए, पर मोर्चे को बचाया जाए। क्योंकि हम 75 सालों में खड़े हुए रह गई। सर देखो, अभी 3 महीने हो गए मेरे को, वैसे तो मैं 9.5 साल हो लिया, 3 महीने से पहले ही धरने में चल रहा हूँ। और कल कोई मैं ऐसा काम करती हूँ कि किसी राजनीतिक पार्टी से मैं मिल लूँ रात को अंधेरे में, या मैं यहाँ पे दबाव डालने लग जाऊँ कि मैं यहाँ पे बीजेपी पार्टी को लेकर आऊँगा, कांग्रेस पार्टी के नेता को लेकर आऊँगा, और उस समय पदाधिकारी मेरे को बाहर कर देते। और पूरे देश के लोग तो ये सोचेंगे कि कपिल भाई तो 3 महीने से मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, इनको बाहर क्यों कर दिया, इनको बाहर क्यों कर दिया, इनको बाहर क्यों कर दिया। पर कपिल ने पहली रात में क्या किया है, कितना दबाव डाला है फेडरेशन पे, और कितनी फेडरेशन के जो कॉल थी उनको नज़रअंदाज किया है, और इस धरने को तोड़ने के लिए क्या है वो चीज़ें तो गई नहीं कि पहले रात में। तो लोग देखते हैं कि 3 महीने में कपिल ने क्या किया। तो सच्चाई थोड़ी सी बाद में आती है कि कपिल ने पहली रात में ये चीज़ें करी थी, ये दबाव डाला था, बस यही।